आज का जो टॉपिक हमारा वो है मेंडलिज्म। आज हम मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडलिज्म क्या है। तो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेंडलिज्म। तो देखिए, जैसे कि 10th क्लास के अंदर भी आपने जेनेटिक्स का एक थोड़ा सा पार्ट आपने पढ़ा है और आपको पता है कि ग्रेगर जोहन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे वो पी प्लांट के ऊपर किए थे और पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ग्रेगर जोहन मेंडल ने इस बात को बताया था, इस बात को प्रूव किया था कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही मेंडल ने इस बात को बताया था कि कैसे एक जनरेशन के जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं। तो जिस दौरान ग्रेगर जोहन मेंडल जेनेटिक्स के फील्ड में अपना काम कर रहा था, उसी दौरान दूसरे साइंटिस्ट भी इसी फील्ड में वर्क करने में लगे हुए थे, लेकिन जितनी सक्सेस इस वर्क के अंदर मेंडल को मिली थी उतनी सक्सेस किसी दूसरे साइंटिस्ट को नहीं मिल पाई थी। इसलिए जेनेटिक्स के अंदर जो रूल्स, जो लॉज ग्रेगर जोहन मेंडल ने दिए, आज भी हम जेनेटिक्स को उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। मतलब कि आज भी जेनेटिक्स के अंदर हम मेंडल के द्वारा दिए गए लॉज को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अब जेनेटिक्स की शुरुआत ही किसने की थी? ग्रेगर जोहन मेंडल से हुई थी, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रेगर जोहन मेंडल को ही क्या बोलते हैं? हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेंडलिज्म, कि मेंडलिज्म का मीनिंग क्या है। कि पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो पी प्लांट के ऊपर जो भी अपने पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था ना, तो मेंडल के द्वारा पी प्लांट के ऊपर किए गए उस एक्सपेरिमेंटल वर्क को ही किसका नाम दिया गया? मेंडलिज्म का नाम दिया गया। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि पी प्लांट के ऊपर मेंडल के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंटल वर्क ही क्या है? उसके द्वारा किया गया काम ही क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज द मेंडलिज्म। तो देखिए, ग्रेगर जोहन मेंडल जो था वो ऑस्ट्रिया देश से बिलोंग करता था और 1822 में उसका जन्म हुआ था और 1884 में क्या थी? उसकी डेथ हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर क्या किए थे? अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने कब शुरू किए थे? तो 1856 में पी प्लांट के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे और 1863 में ग्रेगर जोहन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने सभी एक्सपेरिमेंट को क्या कर लिया था? पूरा कर लिया था, ठीक है ना। तो मेंडलिज्म का मीनिंग आपको मैंने बताया कि पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था, ये जानने के लिए कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो मेंडल के उस वर्क को ही क्या नाम दिया गया? मेंडलिज्म का नाम दिया गया। मेंडल जो था वो ऑस्ट्रिया देश से बिलोंग करता था। 1822 में उसकी बर्थ हुई थी और 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। और ग्रेगर जोहन मेंडल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किए थे? 1856 में किए थे और 1863 तक क्या थे? वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या थे? मेंडल ने पूरा कर लिए थे, ठीक है ना, पूरे कर लिए थे। तो 1863 में जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए थे, तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या किया था? ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक लोकल मैगजीन के अंदर पब्लिश कर दिए। क्या बताया मैंने आपको कि 1863 में जब मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर अपने सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क जब पूरे कर लिए थे, देखिए मेंडल के बारे में एक सबसे खास जो बात है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मेंडल वाज ए गुड मैथमेटिशियन। मेंडल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? मेंडल वाज ए गुड मैथमेटिशियन। अगर हम ये सोचें कि ग्रेगर जोहन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, अब जेनेटिक्स तो आप सभी को पता है बायोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ग्रेगर जोहन मेंडल कोई बायोलॉजिस्ट नहीं था।
तो वो साइंटिस्ट जो बायोलॉजी के फील्ड में काम करते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द बायोलॉजिस्ट। लेकिन ग्रेगर जोहन मेंडल जो था वो बायोलॉजिस्ट नहीं था, उसका बायोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन ग्रेगर जोहन मेंडल को यह जानने में काफी इंटरेस्ट था कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसको ये बात पता करनी थी कि भी पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर उनके जो फीचर्स हैं वो पास कैसे होते हैं। और इसीलिए क्या था, इसीलिए ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर कंडक्ट किए थे। लेकिन मेंडल जो था, मेंडल एक बायोलॉजिस्ट नहीं था, मेंडल एक गुड मैथमेटिशियन था, ठीक है ना। तो एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के कारण मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर जो भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो थे मैथमेटिकली, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किए थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो थे मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली क्या थे, वो प्रूव्ड थे सारे के सारे। क्या बताया मैंने आपको कि 1863 में ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए थे। और मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट पूरे किए थे, मेंडल के द्वारा परफॉर्म किए गए सभी एक्सपेरिमेंट जो थे मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली क्या थे, सारे के सारे बिल्कुल प्रूव्ड थे, उनमें कोई कमी नहीं थी। तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड करने के बाद ही क्या कर दिया, मेंडल ने अपने द्वारा कंडक्ट किए गए सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो एक लोकल मैगजीन के अंदर क्या कर दिए, उसने पब्लिश करवा दिए, ठीक है ना। और इसी कारण क्या था भी, अब क्योंकि आपको मैंने बताया कि जिस दौरान ग्रेगर जोहन मेंडल जेनेटिक्स के फील्ड में अपना काम कर रहा था, उसी दौरान जेनेटिक्स के फील्ड में कुछ दूसरे साइंटिस्ट भी थे जो जेनेटिक्स के फील्ड में अपना काम कर रहे थे। तो 1863 के अंदर एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद जब ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक मैगजीन के अंदर पब्लिश किया, तो उस दौरान मेंडल के वर्क के ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी को पता था मेंडल जो था एक अच्छा एक मैथमेटिशियन था, ही वॉज नॉट ए बायोलॉजिस्ट। और सबसे खास बात क्या है, उस दौरान मेंडल जो था वो क्या जॉब कर रहा था, वो एक चर्च के अंदर मोंक था। मेंडल क्या था, जैसे कि मंदिर के अंदर पुजारी होता है वैसे ही चर्च के अंदर क्या होते हैं, मोंक होते हैं। तो मेंडल उस दौरान क्या था, एज ए मोंक क्या था, वो एक चर्च के अंदर जॉब कर रहा था जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर कंडक्ट किए थे। तो क्या था, तो पब्लिक के मन में ये बात थी, जो अदर साइंटिस्ट थे उनके मन में ये बात थी कि मेंडल तो एक मोंक है और वो एक मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, उसको बायोलॉजी के बारे में क्या पता। इसलिए मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट एक मैगजीन के अंदर पब्लिश किए थे, उस दौरान मेंडल के एक्सपेरिमेंट की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को उस टाइम पे क्या कर दिया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया अभी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या था, अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रीडिस्कवर किया था, कब, 1900 के अंदर, मतलब कि 1900 के अंदर मेंडल के सभी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से क्या किया गया, रीडिस्कवर किया गया। क्योंकि देखो 1863 में मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए थे और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो उसने कंडक्ट किए थे वो सारे एक्सपेरिमेंट जो थे मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली क्या थे, सारे के सारे प्रूव्ड थे। अब उसने, लेकिन 1900 के अंदर क्या किया गया, मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया गया। मेंडल के वर्क को दोबारा से क्या किया गया, इसको रीडिस्कवर किया गया। भाई कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस था, भाई क्रिस कोरेंस था, टीचर मार्क था, ठीक है ना। तो इन साइंटिस्टों ने क्या किया था, दोबारा से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, क्योंकि 1900 तक भी जितनी सक्सेस, मतलब कि जेनेटिक्स के फील्ड में जितनी सक्सेस मेंडल को 1863 तक मिल गई थी, जो अदर साइंटिस्ट थे उनको उतनी सक्सेस जो थी वो 1900 तक भी नहीं मिली थी। इसलिए 1900 तक भी क्या थे, जो साइंटिस्ट थे दूसरे, वो जेनेटिक्स के फील्ड में लगातार वर्क करते आ रहे थे, लेकिन जितनी सक्सेस इस वर्क के अंदर मेंडल को मिल गई थी उतनी सक्सेस किसी दूसरे साइंटिस्ट को तब तक नहीं मिल पाई थी। तो इसलिए 1900 के अंदर साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी वेरिस, क्रिस कोरेंस और टीचर मैक। इन साइंटिस्टों ने मेंडल के वर्क को दोबारा से क्या किया था, रीडिस्कवर किया था
और मेंडल के वर्क को जब रीडिस्कवर किया, मतलब कि मेंडल ने जिस मैगजीन के अंदर अपने वर्क को, अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क को पब्लिश किया था, उस मैगजीन को दोबारा से क्या किया गया, रीडिस्कवर किया गया और मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उन सभी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से क्या किया गया, स्टडी किया गया। और स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों ने पाया कि मेंडल आज से तकरीबन 37 इयर्स अगो, लगभग 37 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके गया था और जो जेनेटिक्स के फील्ड में जो लॉज उसने दिए थे, उन लॉज के अंदर, उन एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं थी। और तब उसके बाद ही मेंडल को फिर क्या नाम दिया गया, उसके बाद ही मेंडल को फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब उसको मिला था, ठीक है ना। तो पी प्लांट के ऊपर मेंडल का जो सारा का सारा जो वर्क है, मेंडल के इस वर्क को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मेंडलिज्म। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में कि ग्रेगर जोहन मेंडल कौन था और उसने कब से कब तक अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा किया, और ठीक है, और उसके वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर कब किया गया था। तो देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं हम। कई बार ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। मतलब कि अब नेचर के अंदर जो है दूसरे प्लांट भी हैं, तो इस बात का क्या कारण था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का सिलेक्शन ही क्यों किया। तो देखिए, इस बात के रीजन थे कई सारे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया। तो क्वेश्चन क्या बनता हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर बहुत बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। किस बात के लिए, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था। तो देखिए, इस बात का आंसर क्या बनता है हमारा, इस बात का आंसर हमारा बनता है, सबसे पहला जो रीजन था वो था शॉर्ट लाइफ साइकिल। क्या था, शॉर्ट लाइफ साइकिल, कि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो छोटा होता है, तकरीबन 2 महीने का होता है। और पी प्लांट के शॉर्ट लाइफ साइकिल से मेंडल को जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि शॉर्ट लाइफ साइकिल होने के कारण मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स को काफी रैपिडली, काफी जल्दी क्या है उनको वो करवा सकता था। तो एक्सपेरिमेंट को वो जल्दी रिपीट करवा सकता था। ये फायदा किससे मिला उसको, क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल था क्या था, वो शॉर्ट होता है काफी भी, इसलिए मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट रिपीट करने में क्या था, उसको काफी कम टाइम उसको लग रहा था। पहला रीजन था ये कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। उसका दूसरा रीजन क्या था, उसका दूसरा रीजन था वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या था, वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पी प्लांट, क्योंकि मेंडल क्या डिस्कवर कर रहा था, मेंडल इस बात को डिस्कवर कर रहा था कि हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि कैसे मां बाप के जो गुण हैं, कैसे पेरेंट्स के जो फीचर हैं वो उनके बच्चों के अंदर आते हैं, ठीक है ना, कि कैसे एक जनरेशन के जो फीचर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैसे पास होते हैं। इसलिए मेंडल ने मेंडल ने क्या किया था, कुछ कैरेक्टर जो थे सिलेक्ट किए थे। इसलिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था कि मैं इन कैरेक्टर्स के पास होने को पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर ले रखे थे पी प्लांट के, जिनको वो स्टडी कर रहा था, जिनके इनहेरिटेंस को वो पढ़ रहा था, वो सारे के सारे जो कैरेक्टर थे वो कैसे थे, वो वेल डिफाइंड थे। मतलब कि वो कैरेक्टर ऐसे थे जिनको नोट करना, जिनको याद करना क्या था, मेंडल के लिए काफी ज्यादा आसान था, जिनको ऑब्जर्व करना काफी इजी था उसके लिए। सेकंड रीजन था ये कि उसने पी प्लांट को चूज किया। उसका जो थर्ड रीजन था पी प्लांट को चूज करने का, वो ये था कि पी प्लांट के जो फ्लावर थे ना, वो बाइसेक्सुअल थे।
कि पी प्लांट हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। आप सभी को पता है कि वो फ्लावर जिनके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर्स को ही क्या बोलते हैं? सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। क्योंकि मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पी प्लांट के अंदर कई बार सेल्फिंग भी करवानी पड़ी। सेल्फिंग का मीनिंग क्या है? उसको सेल्फ पोलिनेशन भी उसको करवाना पड़ा। और सेल्फ पोलिनेशन के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना क्या होता है? काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का उसको फायदा क्या मिला कि मेंडल पी प्लांट के बीच में सेल्फिंग भी करवा सकता था। उसका थर्ड रीजन ये था कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। और फोर्थ रीजन जो था वो था इजी टू कल्टीवेट। फोर्थ रीजन क्या था? इजी टू कल्टीवेट। मतलब कि कल्टीवेट का मीनिंग क्या है? उगाना, लगाना। तो पी प्लांट को कल्टीवेट करना, उसको उगाना, उसको ग्रो करना क्या था? काफी उसको इजी लगा। मतलब कि मटर के पौधे को लगाने के लिए किसी लंबी चौड़ी जगह की कोई जरूरत नहीं होती। ये काम मेंडल ने अपने एक गार्डन के अंदर ही कर लिया था। ठीक है ना? तो उसने एक गार्डन के अंदर ही पी प्लांट को क्या किया था? कल्टीवेट कर लिया था। ठीक है ना? क्योंकि मटर के पौधे को लगाने के लिए कोई लंबा चौड़ा एरिया उसको नहीं चाहिए था। उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना? तो ये थे, दीज आर द रीजंस, ठीक है ना, जिनके कारण भी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्या किया था? चूज किया था। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज क्यों किया था? वो कारण क्या थे? शॉर्ट लाइफ साइकिल, वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और क्या था? इजी टू कल्टीवेट। अब हम पढ़ेंगे उन कैरेक्टर के बारे में जो मेंडल ने क्या किए थे, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जिनको स्टडी किया था। ठीक है? तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेते हैं? एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताओ जिन्हें मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया था? स्टडी किया था। तो देखिए, एक टेबल बना लेंगे और टेबल के अंदर हम उनको पढ़ लेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि बताओ मेंडल ने कितने कैरेक्टर को स्टडी किया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान? तो भाई 7 कैरेक्टर थे जिनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया था? स्टडी किया था। और उनमें से क्या था? तो देखिए, ये है, इस साइड है कैरेक्टर, या सिंपली कैरेक्टर की जगह आप बिल्कुल सिंपल वे में हम ट्रेट भी लिख सकते हैं। ट्रेट मीनिंग फीचर, और यू कैन से द कैरेक्टर। साथ में क्या लिखेंगे कि जो ट्रेट उसने लिया था उस ट्रेट की डोमिनेंट फॉर्म कौन सी थी, और उस ट्रेट की रिसेसिव फॉर्म कौन सी थी। ठीक है ना? तो पहले इसके अंदर ट्रेट है पहला हाइट। एक तो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया था मेंडल ने? हाइट को स्टडी किया था। हाइट की 2 फॉर्म थी, एक डोमिनेंट और एक क्या थी? रिसेसिव। तो टॉलनेस क्या थी भी? टॉलनेस था हाइट का डोमिनेंट फीचर या डोमिनेंट फॉर्म। और जो ड्वार्फनेस थी वो क्या थी? उसकी रिसेसिव फॉर्म थी। ठीक है ना? उसके बाद था भाई सीड कलर। तो सीड कलर भी 2 तरह का था भाई।
येलो, ग्रीन, येलो डोमिनेंट फॉर्म थी और ग्रीन क्या थी उसकी, द रिसेसिव फॉर्म। उसके बाद है सीड शेप। सीड शेप भी दो तरह की थी, राउंड और एक थी रिंकल्ड। फिर उसके बाद था पोड कलर। जो मटर की फली होती है उसको ही पोड बोलते हैं। पोड कलर दो तरह का था, डोमिनेंट फॉर्म थी उसकी ग्रीन और रिसेसिव फॉर्म थी उसकी येलो। उसके बाद है फिर पोड शेप। पोड की शेप, पोड शेप भी दो तरह की थी, एक तो फुल और एक थी कंस्ट्रिक्टेड। और उसके बाद है फिर फ्लावर कलर। फ्लावर कलर भी दो तरह का था, वॉयलेट और वाइट। और उसके बाद थी फ्लावर पोजीशन, जो दो तरह की हैं, एक्साइल और टर्मिनल। ठीक है ना। तो दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर स्टडीड बाय द मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। तो ये है भाई वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किए थे, स्टडी किए थे। तो 7 है। ठीक है ना। हाइट की 2 फॉर्म थी, टोल, ड्वार्फ। सीड कलर 2 तरह का था, येलो, ग्रीन। सीड शेप 2 तरह की थी, राउंड और रिंकल्ड। और पोड कलर 2 तरह का था, ग्रीन और येलो। पोड शेप 2 तरह की थी, फुल और कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर भी 2 तरह का था, वॉयलेट और वाइट। और फ्लावर पोजीशन भी 2 तरह की थी, एक्साइल और टर्मिनल। तो इनके अंदर याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि आप सभी को ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, और सभी की डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म भी आपको रिमेंबर होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर क्या करते हैं कई बार भाई जो बच्चे हैं वो सीड कलर में और पोड कलर में काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखो सीड कलर में येलो डोमिनेंट फॉर्म है और ग्रीन जो है वो रिसेसिव फॉर्म है, और जबकि पोड कलर के अंदर ग्रीन डोमिनेंट फॉर्म है और येलो कौन सी फॉर्म है, जो है वो रिसेसिव फॉर्म है। कई बार क्या करते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर इसका उल्टा लिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और एग्जाम के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है ना। तो ये थे, दीज आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर स्टडीड बाय द मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट।